चलते हैं जो सौरभ मुखर्जी से कर रहे हैं बातचीत। इस समय मार्केट के अंदर क्या करना चाहिए अजय? स्टिमुलस वापस खींच रहे हैं। इवन दो इंटरेस्ट रेट्स ऊपर जा रहे हैं, फिस्कल खर्चा भी, फिस्कल स्टिमुलस भी वापस खींचा जा रहा है। इसके बावजूद हिंदुस्तान में और वेस्ट में इकोनॉमी शानदार प्रदर्शन दिखा रही है। तो अगर आप इंडिया में देखें, इंडिया पे फोकस करते हैं, आप बैंक का क्रेडिट ऑफटेक देखिए, आप क्रेडिट कार्ड स्पेंडिंग देखिए, छुट्टियों पे लोग किस प्रकार से खर्च रहे देखिए, गाड़ियों पे किस प्रकार से खर्च रहे हैं, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स पे किस मात्रा में खर्चा हो रही है देखिए। ओवरऑल जो पिक्चर है इंडिया का पर्सनल कंजम्पशन या कैपिटल गुड्स का भी शानदार पिकअप आ रहा है। ओवरऑल इकोनॉमी की हालत अच्छी है। इंडिया के मैक्रो फंडामेंटल्स ठीक ठाक जगह पे हैं। मेरे को कॉर्पोरेट अर्निंग्स की जो दशा दिख रही है अच्छी दिख रही है अक्रॉस आर पोर्टफोलियोज। हमारे लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप पोर्टफोलियो में 20 से 25% से कॉर्पोरेट अर्निंग्स मेरे को ग्रो करते हुए दिसंबर क्वार्टर में दिखे। इसलिए मेरे को फंडामेंटल से काफी सहानुभूति मिल रही है। फंडामेंटल से मेरे को काफी तसल्ली मिल रही है कि ये मैक्रो का जो ये टेंशन है, ये फिजूल का टेंशन है अभी। बहुत बढ़िया बात बोली, लेकिन आपने एक बात पहले बहुत स्टडी की हुई है, राइट, कि यूएस में जब भी रिसेशन आता है तो उसके बाद इमर्जिंग मार्केट, पर्टिकुलरली भारत के लिए एक दो साल बहुत मजबूत रहते हैं। तो वर्स्ट केस में इस साल रिसेशन आके आ जाएगा और जो भी है पहले 6 महीने में टल जाएगा। आगे उसके 6 से 12 महीने आपको भारत के लिए कैसे दिखते हैं? देखिए, अगर रिसेशन आया इस साल तो एट वन लेवल बल्ले बल्ले। अगर यूएस में रिसेशन आ गया, बिकॉज जैसे आपके बोलने से ही ऑब्वियस हो जा रहा है, अगर यूएस में रिसेशन आए तो जाहिर है फेडरल रिजर्व रेट घटाना तो छोड़ ही देगी। मेरे ख्याल से रेट बढ़ाना छोड़ ही देगी। अगर रिसेशन यूएस में आ गई तो रेट बढ़ाना फेडरल रिजर्व छोड़ ही देगी, और मेरे ख्याल से रेट 1 से 2% घटा भी सकती है। तो अगर रिसेशन आ गया तो बहुत मजा आएगा। बट मेरे ख्याल से यूएस में रिसेशन इस साल संभावनाएं कम है। ओवरऑल इकोनॉमी की स्थिति यूएस में और इंडिया में मेरे को मजबूत लग रही है। अगर रिसेशन आए यूएस में तो रेट्स नीचे जाएंगे और तेल का भाव टूटेगा। जैसे आपने बिल्कुल सही बोला, लास्ट 40 वर्षों में जब जब यूएस में रिसेशन आया है, उसके अगले 2 साल इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए बिल्कुल पटाखे की तरह करारा रहा है। क्या बात है, इस समय यूएस मार्केट में बड़ी अच्छी करेक्शन प्ले आउट हो रही है। एफओएमसी के मिनट्स आए जो सख्ती की तरफ दिखाते हैं। यहाँ हमारे गवर्नर साहब ने भी अपने मीटिंग के मिनट्स शेयर किए। वो कह रहे हैं डेटा डिपेंडेंट, लेकिन ग्रोथ को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। ये जो करेक्टिव फेज़ है, मुझे ये पता चला है आप इसका बहुत फ़ायदा उठाते हुए एक बहुत समय से ग्लोबल इन्वेस्टिंग में कदम रखने का विचार कर रहे हैं और आप प्लान बना रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है। आपके फॉलोअर्स को मैं बता दूं, सौरभ मुखर्जी के मार्सेलिस इन्वेस्टमेंट मैनेजर ग्लोबल इन्वेस्टिंग में भी नज़र बनाए हुए हैं और अच्छा काम यहाँ देश में करने के बाद आप ग्लोबल मार्केट्स को भी एनालाइज कर रहे हैं। इस बारे में बताइए, क्योंकि ये समय बड़ा गजब है। लोग भाग रहे हैं ग्लोबल मार्केट में एक्विटीज से और आप उनकी तरफ बढ़ रहे हैं। देखिए, जैसे आपको पता है दूसरे लोग क्या कर रहे हैं उससे हमारी रुचि थोड़ी कम होती है। जो हमारी ग्लोबल इन्वेस्टमेंट में निवेश करने का जो निर्णय था करीबन 15 महीने पहले हमने लिया था। और ये देखिए कि हमारे देश का जो एफ्लुएंट स्तर है, जो इंडिया का जो हाई नेटवर्क कम्युनिटी है, उनकी जो वेल्थ है इस पैमाने पे बढ़ रही थी कि सिर्फ एक स्टॉक मार्केट उनके लिए काफी नहीं था। दुनिया की जो सबसे शक्तिशाली कंपनी है जिनका प्रोडक्ट्स हम सब इस्तेमाल करते हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का प्रोडक्ट शायद हर एक दर्शक जो ये प्रोग्राम देख रहा है इस्तेमाल करता है। एप्पल के फोन इंडिया में काफी लोग इस्तेमाल करते हैं। एप्पल के फोन के अंदर जो चिप्स है, सारे के सारे चिप्स में एएसएमएल की लिथोग्राफी इनफैक्ट दुनिया का हर एक चिप एएसएमएल के लिथोग्राफी से बनता है। सो इस प्रकार के बाहुबली ग्लोबल फ्रेंचाइजेस, इनको हम ग्लोबल कंपाउंडर्स कहते हैं, इन पे हमने रिसर्च चालू किया करीबन 15 महीने पहले। एक टीम बनाई, विदेश से एक फंड मैनेजर आए, न्यूयॉर्क से एक फंड मैनेजर रिलोकेट हुए मार्सेलस में काम करने के लिए। उनका नाम है अरिंदम मंडल, वो हमारे साथ जुड़े जुलाई में। और फिर हमने सितंबर के महीने में अपना खुद का पैसा लगाया, मार्सेलस का स्टाफ का पैसा लगाया, गिफ्ट सिटी में ऑफिस खोला, गिफ्ट में आईएफएससी की मदद से एक रेगुलेटरी ढांचा बनाया जिससे हम पीएमएस ऑफर कर सकते हैं गिफ्ट सिटी के थ्रू, और ग्लोबल स्टॉक्स में गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन जैसे स्टॉक्स में निवेश कर सकते हैं। हाँ, ये बोलना पड़ेगा थोड़ा सा किस्मत ने हमारा साथ दिया। जब हमने निवेश शुरू किया गिफ्ट में करीबन 6 महीने पहले,
कुछ हद तक ये स्टॉक्स बॉटम आउट हो चुके थे, इसलिए पिछले 6 महीने में हमारी परफॉर्मेंस ग्लोबल स्टॉक्स में अच्छी रही है, बट वो शॉर्ट टर्म है। लॉन्ग टर्म हमारा जो जो सोच है कि दुनिया के सबसे शक्तिशाली कंपनीज आपको डॉलर टर्म्स में कंपाउंडिंग दे सकते हैं 15% के आसपास, जो रुपी टर्म्स में आ जाता है हाई टीन्स में 18-19% का हाई टीन्स का कंपाउंडिंग। और ये वाला जो डायनामिक है, ये ग्लोबल मेगा ट्रेंड्स की मदद से हम हिंदुस्तानी निवेशकों का वेल्थ बढ़ाना चाहते हैं, इसलिए मार्सेलस का ग्लोबल कंपाउंडर्स प्रोडक्ट कल शाम को लॉन्च किया गया। इंटरेस्टिंग। तो ग्लोबल इक्विटीज का डायरेक्शन आपको अगर 3 से 5 साल का व्यू लें, ग्लोबल कॉर्पोरेट अर्निंग्स 3 से 5 साल का व्यू लें, तो आपको पॉजिटिव ही लग रहा होगा जब आपने ये समय चुना। मैं ये जानना चाहूँगा, Q3 अर्निंग्स यूएस में ख़त्म हो रही हैं, S&P की 75-80% कंपनीज ने आगे आने वाले क्वार्टर के लिए सॉफ्ट गाइडेंस दी है। क्या ये आप कैसे एनालाइज करते हैं? आपको ये इसमें कोई चिंता का विषय नहीं लग रहा? नहीं जी, नहीं लग रहा। अगर मैं ब्रॉडर पिक्चर देखूं, जाहिर है जैसे कोविड से बाहर आ रहे हैं, कुछ हद तक अभी भी वो कोविड के डायनामिक्स का ईयर ऑन ईयर एडजस्टमेंट अभी भी दिख रहा है। जैसे कोविड के दौरान 2 साल जब लोग घर में बंद रहे, तो उन्होंने ज्यादा नेटफ्लिक्स के पिक्चर देखे, राइट, ज्यादा ऑनलाइन का काम किया। अब लोग ऑफिस वापस जा रहे हैं, घर से बाहर निकल रहे हैं, तो जाहिर है ऑनलाइन स्पेंडिंग सॉफ्ट आ रही है, बट दैट्स नॉट बिकॉज इकोनॉमी सॉफ्ट हो गई है। बस इतना ही है कि ऑनलाइन से वो स्पेंडिंग ऑफलाइन शिफ्ट हो रही है। वो यूएस में भी हो रहा है, इंडिया में भी हो रहा है, पूरी दुनिया में हो रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि इकोनॉमी कमजोर है, इकोनॉमी कमजोर नहीं है। यूएस की इकोनॉमी अगर देखें 3-3.5% का अनएम्प्लॉयमेंट है। इंडिया में देखें हर महीने करीबन 1 मिलियन फॉर्मल सेक्टर में जॉब्स क्रिएट हो रहे हैं। पूरे साल में करीबन 7 से 10 मिलियन फॉर्मल सेक्टर जॉब्स क्रिएट हो रहे हैं। ये विशाल स्केल पे जॉब्स क्रिएशन है। सो इकोनॉमी की हालत मजबूत है। कोविड के ईयर ऑन ईयर एडजस्टमेंट से कुछ ऑप्टिकल इफेक्ट्स आ रहे हैं, जिससे लोग बहुत ज्यादा मेरे ख्याल से परेशान हो रहे हैं। अगर हम आगे देखें, 2 बहुत बड़े एडजस्टमेंट्स आगे हमारे लिए हैं, जो मेरे ख्याल से यूएस के लिए और इंडिया के लिए बहुत पावरफुली पॉजिटिव रहेगा। पहला है, चाइना के साथ जो यूएस का जो टक्कर है, वो हर वीक पे वीक और सीरियस बनता जा रहा है। री इंडस्ट्रियलाइजेशन का पूरा सिलसिला शुरू हो गया है। यूएस से काम चाइना वापस जा रहा है, यूएस से काम यूरोप वापस जा रहा है। इससे यूरोप और अमेरिका में एक नई लेयर ऑफ कैपेक्स आएगी। फैक्ट्री यूएस और यूरोप में नई बनेगी। हमारे इंडियन आईटी सर्विसेज कंपनीज को दबा के काम मिल रहा है। हमारे इंडियन पोर्टफोलियोज में जो इंजीनियरिंग R&D कंपनीज हैं, जैसे कि टाटा एलेक्सी, जैसे कि LTTS, इनको दबा के काम मिल रहा है। तो ये री इंडस्ट्रियलाइजेशन का सिलसिला यूएस इकोनॉमी के लिए पॉजिटिव रहेगा। उसका हमको ग्लोबल कंपाउंडर से पैसा कमाना है, और इंडिया का जो इकोनॉमी है, यूएस के री इंडस्ट्रियलाइजेशन से फायदा मिलेगा उसको। इंडियन फार्मा कंपनीज को फायदा मिलेगा, इंडियन स्पेशलिटी केमिकल कंपनीज को फायदा मिलेगा। तो हमारे इंडियन पोर्टफोलियो से हम इंडियन लेग का फायदा उठाएंगे, ग्लोबल कंपाउंडर से वेस्ट के री इंडस्ट्रियलाइजेशन का फायदा उठाएंगे, और चाइना की जो अहमियत है वो धीरे धीरे अगले 10 साल में टूटेगी। उससे इंडिया और यूएस का जो फायदा है, जो प्रॉफिट है, वो हम दोनों तरीके से खींचेंगे, लोकल पोर्टफोलियो से और ग्लोबल पोर्टफोलियो से। राइट। सौरभ, मुझे आप थोड़ा इंडिकेशन दें कि जो आपकी जो इंडियन पोर्टफोलियो है, उसमें क्या अर्निंग एस्टिमेट्स में कोई फेरबदल हुए? क्योंकि एक फेयर ये है इस क्वार्टर के खत्म होने के बाद कि अर्निंग यूनिवर्स अभी भी शायद थोड़ा अग्रेसिवली एस्टिमेट्स को लेके चल रहा है अपने आगे आने में, भले ही वो 1-2 क्वार्टर 1 साल के लिए हो। क्या आपने अर्निंग स्केल बैक किए एस्टिमेट्स के, या जरूरत ही नहीं पड़ी आपके पोर्टफोलियो में? देखिए, हमारा जो अंदाजा रहता है, हमारे जो एस्टिमेट्स रहते हैं हमारे मॉडल्स में, कि करीबन 20 से 25% में हमारे इन्वेस्टी कंपनीज कैश फ्लो और अर्निंग्स को कंपाउंड करेंगे अक्रॉस आर पोर्टफोलियोज। अजय, कंसिस्टेंट कंपाउंडर्स लार्ज कैप में, राइजिंग जायंट्स मिड कैप में, लिटिल चैम्प स्मॉल कैप में, और किंग्स ऑफ कैपिटल फाइनेंशियल में, अक्रॉस आर पोर्टफोलियोज 20 से 25% क्वार्टर अपॉन क्वार्टर मेरे को अर्निंग्स परफॉर्मेंस दिख रही है। कोविड के 2-3 क्वार्टर छोड़ दूं अगर मैं, कोविड के जो पहले 2-3 धमाकेदार बहुत ही पेनफुल क्वार्टर से अगर वो छोड़ दूं, उसके इर्द गिर्द ये सारे क्वार्टर्स में 20 से 25% टॉप क्वालिटी इंडियन कंपनीज अर्निंग दिखाते रहते हैं। वो आज भी दिख रहा है। बस फर्क इतना है कि लास्ट करीबन 15 महीने में हमारा कंसिस्टेंट कंपाउंडर्स पोर्टफोलियो का स्टॉक प्राइसेस आर डाउन अराउंड 12%। हमारा मिड कैप पोर्टफोलियो राइजिंग जायंट स्टॉक प्राइसेस आर डाउन अराउंड 22%, और हमारा स्मॉल कैप पोर्टफोलियो लिटिल चैम्प स्टॉक प्राइसेस आर अराउंड 15%। तो मेरा जो हमारे क्लाइंट्स को कहना है कि देखिए, अगर आपको दिख रहा है अर्निंग्स ऐसे जा रहे हैं और स्टॉक प्राइसेस ऐसे जा रहे हैं, वो मेरे ख्याल से अपॉर्चुनिटी दिखाता है। अपॉर्चुनिटी का इंडिकेशन है, संकेत है, खतरे का संकेत नहीं है। अगर आपका अर्निंग्स क्वार्टर अपॉन क्वार्टर ऊपर जा रहा है, उदाहरण के तौर पर लीजिए HDFC बैंक,
लास्ट 4 साल से अर्निंग्स कंपाउंडिंग करीबन 22% रही है। शेयर प्राइस कंपाउंडिंग केवल मात्र 5% रहा है। अगर किसी दर्शक को लग रहा है कि एचडीएफसी बैंक में कोई खतरा है, वो दूर रह सकता है। हमको तो लगता है मौका है, इसलिए हम दबा के खरीद रहे हैं एचडीएफसी बैंक। लेकिन मैं एक बात पूछूंगा आपसे कि इस बार इस क्वार्टर में कंजम्पशन रिलेटेड कंपनी ठीक है, तो आप यहाँ पे कवरेज देख पा रहे थे, आप सौरभ मुखर्जी से बातचीत कर रहे हैं, वो अपना एक व्यू पॉइंट भी रख रहे हैं।